हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का एक जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इसको। पार्ट 1 मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने लगभग सारे ही क्वेश्चन कर लिए थे, सिर्फ 2 ही सेक्शन थे जो रह गए थे, उनको हमें सॉल्व करना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है। हम यहाँ पे खंड ग या सेक्शन सी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 25। 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। औपनिवेशिक सरकारें चारावाह भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी। वाई डिड कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉन्ट टू कन्वर्ट पश्चर इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। देखते हैं इसका आंसर हम। भूजस्व औपनिवेशिक सरकार के वित्त मुख्य स्रोत था। खेती का विस्तार करके यह अपने राजस्व संग्रह को बढ़ा सकता था। इससे अधिक जूट, कपास, गेहूं, अन्य कृषि उपज होगी जो इंग्लैंड में आवश्यक थी। औपनिवेशिक अधिकारों के लिए अनुपजाऊ भूमि अनुत्पादक होती थी, क्योंकि इससे न तो राजस्व न ही कृषि उपज का उत्पादन होता था। इसे बंजर भूमि के रूप में देखा गया है, जिसे खेती के तहत लाने की जरूरत थी। तो देखो क्यों कह रहे हैं ऐसा कि इससे अगर उसको लैंड को चेंज कर दिया जाएगा तो एक तो टैक्स बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, ऊपर से कृषि उपज में भी बढ़ावा होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा, उसमें मतलब उपजाऊ नहीं बन पाएगा। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। इट वुड गेट मोर जूट, wheat and other agriculture produce that was required in England. Uncultivated land appeared unproductivity to the colony official as the producer neither revenue nor agriculture produce. It was seen as wasteland that need not to be brought under cultivation. इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीड टू बी ब्रोट अंडर कल्टिवेशन। मतलब यही बात कही जा रही है कि अगर यूज़ नहीं किया जाएगा उसको, तो अगर चेंज नहीं किया गया तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो वो क्या रह जाएगी। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसमें चेंज किया गया है उसको। 26 क्वेश्चन हम 25 कर चुके हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन कानून में घुमंतु चरावाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। हाउ वॉज द लाइफ ऑफ फॉरेस्टर अफेक्टेड बाय द पासिंग ऑफ फॉरेस्ट लॉज। देखते हैं हम इसका आंसर। औपनिवेशिक शासन के तहत पशुपालकों के जीवन में नाटकीय बदलाव आया। उनके चारागाह सिकुड़ गए, उनकी आवाजाही नियंत्रित हो गई, उन्हें राजस्व देना पड़ा। वह जो राजस्व देना पड़ता था वह भी बढ़ गया। उनके कृषि भंडार में गिरावट आई और उनके व्यापार और शिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो देखो क्या कह रहे हैं, पशुपालकों के जीवन में किस तरह से बदलाव आया। उनके चारागाह जो वो चराने जाते थे, गायों को या जानवरों को जो भी चराने जाते थे, वो कम हो गए। उनकी आवाजाही को नियंत्रित कर लिया गया और जो टैक्स दे रहे थे वो और भी बढ़ गया। जो टैक्स पहले दे रहे थे वो और भी बढ़ गया। और उसके अलावा जो कृषि भंडार थे उनमें भी गिरावट आई। उसके व्यापार में शिल्प और उनके व्यापार पर प्रतिकूल मतलब उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। Under colonial rule, the life pursuit changed dramatically. Their grazing ground shrunk, and the moment there was regulated, the revenue had to pay increase. Their agriculture stock declined, and their trades and crafts were adversely affected. उनके जो ट्रेड्स थे, क्राफ्ट्स थे, वो भी क्या हुए, बुरी तरह से प्रभावित हुए। और उनको जो रेवेन्यू था वो भी क्या हुआ, उनका बढ़ गया। उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर लिया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके आपको याद करना थोड़ा ये आसान हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन किसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं। कि एक जगह से दूसरी जगह जब कोई माइग्रेट कर जाता है, चला जाता है, तो उसके रीज़न क्या हो सकता है। सबसे मेन रीज़न तो इसके अंदर यही होता है कि जब क्या किया जाए, जब कोई जॉब के लिए, जब किसी को खाना नहीं मिलेगा, खाना लेने के लिए, जॉब के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। यही इसका मेन रीज़न होता है, जो मतलब जॉब के लिए। इसके अलावा सुविधाओं के लिए कह सकते हैं कि सुविधाओं के लिए भी कोई माइग्रेट कर जाता है। पढ़ाई के लिए माइग्रेशन हो सकता है, एजुकेशन इसके अंदर आ सकता है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बता रही हूँ आपको हिंट दे रही हूँ, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर द मोस्ट कॉमन रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। एक्सेप्ट दिस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन,
construction of dams, globalization, natural disaster, food and drought are sometime crop failure force villagers to migrate to cities। देखो अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब की सर्च के लिए तो फर्स्ट रीज़न है। इसके अलावा कभी बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, उस रीज़न से भी लोग क्या करते हैं, विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। रोजगार के अवसर में सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांध का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा और कभी कभी फसल की विफलता ने भी ग्रामीणों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मेन कारण रोजगार हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ भी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा को किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है? व्हाई इज फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री? खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी के पास खाने के लिए पर्याप्त हो और परिवार अपने जीवन को सुरक्षित रखने की चिंता किए बिना अपने समुदायों का निर्माण कर सके। मतलब देखो, सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का मतलब ही है कि सबके पास खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, खाने का कोई भूख से ना मरे। सबके पास क्या होना चाहिए? खाना होना चाहिए। भूखमरी, कुपोषण संबंधित समस्याएं जैसे कई मुद्दों को हल करने के लिए वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए अगले वर्षों में खाद्य उत्पादन को दुगना करना होगा। तो अब ये देखो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारी कमियां हैं, भूखमरी, कुपोषण आदि बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। तो इनके अगले 2-3 वर्षों में इनको मतलब दुगना, अगर हम खाद्य को दुगना कर दें तो इन सब कमियों को दूर किया जा सकता है। Food security is very important to ensure that everyone has enough to eat and families can build their communities without worrying about security of their life. To meet global needs, food production must be doubled in the next year in the order to solve many issues such as starvation, malnutrition and association health. स्टार्वेशन मतलब कि भूखमरी, मॉलन्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण, जब पूरी तरह से खाना नहीं मिलता है, और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को दूर करने के लिए लगभग 2 साल का टाइम मांगा। अगर खाने को हम फूड को डबल कर देते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारे निपटारा मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 शायद हमारा रहेगा था, समानता के अधिकार का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द राइट ऑफ इक्वालिटी। तो राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि हर तरीके से समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी इज द वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंक्लूड equal before law, prohibited of discrimination of ground or races, religion, gender and the caste of birthplace to including equality opportunity to matter of the employment, abolishes अनटचेबिलिटी एंड टाइल्स। देखो क्या कहा गया कि 6th फंडामेंटल राइट है, और इसमें क्या कहा गया, लॉ की होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट, जन्म, कास्ट, जेंडर के अगेंस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वालिटी। मतलब कि सभी के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी कहीं पे भी जन्म लिया हो, कैसी भी उसकी जॉब हो, हर चीज़ में उसको क्या होना चाहिए, कोई छूत या भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर समानता का अधिकार होना चाहिए। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। इनमें से कानून में समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग, जाति या जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध शामिल है, मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सबको रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब संप्रेषणता और उपाधियों का भी उन्मूलन भी शामिल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हम कर चुके हैं। 29, आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? कारण बताइए। Why do you think that the Indian judiciary is independent? Give reason. तो देखो क्यों है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सबके पास, कानून बनाने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के कार्य करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। कि देखो कानून सबके लिए सेम हो, मौलिक अधिकारों, सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। इससे क्या हो, इसके लिए जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग कानून हो और गरीब के लिए अलग कानून हो। जब वो कोर्ट में जा रहे हैं तो सब इक्वल है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी के भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके बीच में। एग्जैक्ट जो बात है वही बात होगी, मतलब कि जो कानून, तो कानून सबके लिए एक है। एक न्याय प्रक्रिया की बाहरी प्रभावों से बचाने के इरादे रखता है। मतलब न्याय प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसको बाहरी कोर्ट के बाहर वो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर क्या है। किसी भी कारण से अदालत में जाने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब उन्हें पूर्ण सुरक्षा होती है कि उनके साथ सही व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ में सही उनको न्याय दिलाया जाएगा। जहाँ गलती है उसको सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और जो सही है उसे किसी भी कीमत पर सजा नहीं दी जाएगी।
in independent judiciary is necessary to carry out the function of upholding the law and enforcing fundamental right. वही देखो, वही बात है यहाँ पे. It tend to shield the judice process the external influence and the provide full legal protection to all individually going to court for whatever reason. किसी भी रीजन से अगर वो कोर्ट गया है तो उसको सही मिलेगा, मतलब न्याय मिलेगा, यही वाली बात है. और बाकी बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए क्या किया गया है, कोर्ट को जो जुडिशरी है वो उसको क्या कहा गया है, इंडिपेंडेंट माना गया है. अब हमारा जो खंड सी था, सेक्शन सी, वो कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन ई. हम सेक्शन ई जो है वो पहले ही कर चुके हैं. सेक्शन जो है अब हम करने वाले हैं घ सेक्शन या डी सेक्शन. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. यहाँ पे सभी 5 नंबर के क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है. हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बहुत अच्छे, मतलब लेंदी क्वेश्चन होंगे थोड़े से, लेकिन यहाँ पे अच्छे से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित हैं. देखो शक्ति क्या क्या कहा गया है उसके बारे में हम देखते हैं. राष्ट्रपति देश में सभी राजनीतिक संस्थाओं समग्र कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सद्भाव से काम कर सके. मतलब कि उनके पास में क्या है, हर एक काम को जो सुपरविजन करने का काम जो है वो किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में होता है, जिससे कि जो राज्य काम कर रहे हैं वो भी अपना काम सही तरीके से कर सके. सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है. सरकार के सभी कानून और प्रमुख नीतिगत फैसले उनके नाम से जारी किए जाते हैं. तो जितनी भी गतिविधियां होती है, सरकारी जितने भी काम किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं. उनके फैसले, मतलब उन्होंने जो कह दिया राष्ट्रपति ने कि इस तरह से ही सरकारी काम किया जाएगा, तो वो उन्हीं के नाम से किया जाता है. सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होती है. इसके अलावा प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों, न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि, देश के राजदूतों आदि नियुक्ति शामिल है. तो देखो क्या कह रहे हैं कि जितने भी नियुक्तियां जो कि अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश का हो, सर्वोच्च न्यायालय का हो, न्यायाधीशों का हो, राज्यपालों का हो, चुनाव आयुक्तों का हो, वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा. जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते, इंटरनेशनल जितने भी काम है वो भी राष्ट्रपति की सहमति से होते हैं. राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है. जो राष्ट्रपति है वो भारत के रक्षा बलों का, जो डिफेंस हमारी कमेटी है उसके क्या है, सर्वोच्च कमांडर होते हैं. जो भी काम डिफेंस करती है वो किसके कहने पर करती है, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति के कहने पर करते हैं. तो मतलब मेन जो राष्ट्रपति का बहुत पावरफुल, आप इस तरह से लिखते हो, बहुत पावरफुल है, बहुत पावर्स होती है देश में किसी भी काम को करने में. देखते हैं आगे. The president supervision the overall function of the all political institution in the country of so that the operate in harmony of achieve the objective of the states. All government activity take place in the name of the president. All law measure policy decision to the government of the issued her name. जितनी भी पॉलिसीज जो चलाई जाती है अलग अलग, चाहे गरीबों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, वो किसके द्वारा चलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा. ऑल मेजर अपॉर्चुनिटी, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा. दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर ऑफ द कंट्रीज. मतलब जो भी मेन हाई कोर्ट्स के अंदर जो जज हैं वो सारे कौन कर सकते हैं, कौन अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर द मेड ऑफ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया जो भी उसके सुप्रीम है वो कौन है, प्रेसिडेंट है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा आपको बाद में लर्न करना. भी समझ भी लीजिए और यह वीडियो को पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं. अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो देखते हैं इसका आंसर हम. ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको आपको समझना जरूरी है. प्रधानमंत्री के पास सरकार के प्रमुख रूप से कई शक्तियां हैं. वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्ष करता है. वह अन्य मंत्रियों को कार्य सौंपता है. मतलब मेन मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं. मंत्रियों को जो कार्य दिया जाता है वो कौन देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं. उनके पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की भी अधिकार है. मतलब वो किसी भी मंत्री को अपनी कैबिनेट से निकाल भी सकते हैं कि ये इसी काम नहीं करेगा. और यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो वो इस्तीफा पूरे मंत्रालय का होता है. प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का शक्तिशाली सदस्य होता है
प्रधानमंत्री की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि संसद लोकतंत्रों को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाता है। मतलब कि मेन हेड ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री है, एक्चुअली होते राष्ट्रपति हैं, लेकिन मेन इतनी पावर इंडिया में दी गई है कि वही क्या लगते हैं, प्रधानमंत्री का जैसे हेड माना जाता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज सर्वर पावर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. He chair cabinet meeting and assign work to other minister. He also has the power of dismiss minister. If the ministry resign, the entire ministry is supposed to be resign. The prime minister is the most powerful member of the cabinet. अगर देखो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता तो पूरी मेंबर जो है उनके कमेटी के वो भी क्या करेंगे, रिजाइन कर देंगे. द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल मेंबर इन द cabinet. The power of the minister has increased so much. Parliament democracy are sometimes called the prime minister form of government. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिएगा. मेरे चैनल पर आपको सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप रिवीजन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए. डिस्कस द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. देखिए क्या कहा गया है. हालांकि अब देखो इसमें आपको विश्व की गरीबी की में जो दिक्कत आई है, विश्व की गरीबी के बारे में बताना है कि एक्चुअल में विश्व की गरीबी क्या थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा बताना है. देखो क्या कहा गया है. हालांकि वैश्विक गरीबी में काफ़ी कमी आई है. हालांकि वैश्विक गरीबी में काफ़ी कमी आई है. यह बड़े क्षेत्रीय अंतरों के साथ चिन्हित है. तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में निवेश के परिणामस्वरूप चीन, दक्षिण पूर्वी एशियाई में काफ़ी गरीबी आई है. चीन में गरीबों की संख्या 201 में 212 मिलियन हो गई. देखो क्या कहा जा रहा है कि चीन में गरीबों की संख्या क्या थी, 606 से घटकर क्या हो गई है, 212 हो गई है. दक्षिणी एशिया के जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान में भी क्या हुई है, गिरावट. इतनी तेजी गिरावट नहीं है. मतलब कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इनको समझो कि जो गरीबी है वो चीन में बहुत जल्दी कम हुई है, जबकि एशिया में भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो इतनी जल्दी कम नहीं हुई है. बल्कि हम अफ्रीका की बात करते हैं तो वो 41% से बढ़कर 46% हो गई, बढ़ गई है. और अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे गरीबी का अनुपात क्या है, समान है. रूस जैसे कुछ समाजवादी देशों में गरीबी फिर से उभर कर आई है. तो चीन में क्या हुई है, गरीबी कम हुई है, जबकि दक्षिणी एशिया, भारत पाकिस्तान में इतनी कमी नहीं आई है गरीबी में. लेकिन अगर सहारा की बात करते हैं तो वहां 41 से बढ़कर 46 हो गई है. अमेरिका में जो गरीबी है, गरीबी का अनुपात वैसा ही है. और वापस से अब क्या कह रहे हैं, कुछ समाजवादी देशों में गरीबी बढ़कर आ रही है. तो यहाँ पे हमें गरीबी के बारे में बताना है और पूरे विश्व के अकॉर्डिंग कि पूरे विश्व में किस तरह से गरीबी बढ़ रही है, कितना % हो रहा है, उसको समझाना है इसमें. अब इसको और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं और इसके अंदर लाइंस ऐड कर सकते हैं. मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं. आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको समझ के अच्छे से समझिए और उसको लर्न कीजिए. तो मेन बात है, देखो क्या है, चीन में गरीबी क्या हुई है, कम हुई है. भारत पाकिस्तान श्रीलंका में बराबर सी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है. ठीक है. अब इंग्लिश में देखिए. ऑल्दो देयर हैज़ बीन द सस्टेन्ड रिडक्शन ऑफ द ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज़ मार्क्ड द ग्रेट regional difference. Poverty decline sustained in China, South Asia countries are result of the rapid economic growth and investment in human resource development. अब इसका रीजन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हुई है, जो पॉवर्टी है वो कम हुई है. नंबर ऑफ द पुअर इन चाइना हैज कम डाउन द 606 मिलियन इन 1981 एंड 212 मिलियन ऑफ 201. इन द कंट्रीज साउथ एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, डिक्लाइन हैज़ बीन रैपिड. इन सब सहारा अफ्रीका पॉवर्टी इन द रोज फ्रॉम 41% in 1981 to 46% 2001. In Latin America, the ratio poverty remain the same. Poverty has also reversed in some of the former socialist countries like Russia. तो यहाँ पे आपको पूरा वर्ड की पॉवर्टी के बारे में एक्सप्लेन करना है. कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली अपनी बुक को एक बार रीड कर लीजिए आप इसके अंदर. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में. भारत में निर्धनता के अंतरराज्यीय समानता पर चर्चा कीजिए. डिस्कस द इंटरस्टेट डिस्पेंसी इन इंडिया. मतलब अब यहाँ पे देखो, पहले हमने विश्व के बारे में बताया था, गरीबी के बारे में. अब हमें क्या बताना है, इंडिया में गरीबी के बारे में बताना है कि इंडिया में क्या दिक्कत है, क्या क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है निर्धनता की. तो देखो अलग अलग राज्य का हम यहाँ पे लेंगे. प्रत्येक राज्य में गरीबी का अनुपात समान नहीं है. हालांकि 70 के दशक की शुरुआत में हर राज्य में गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन गरीबी को कम करने की सफलता की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही है. 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी अनुपात 26 के राष्ट्रीय औसत स्तर से कम है.
अन्य में गरीबी अनुपात राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। देखो क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग, देखो जब शुरुआत हुई थी 1970 के दशक की यहाँ पे बात हो रही है, उस समय जो गरीबी थी वो लगभग सब में बराबर थी, लेकिन क्या हुआ है, कुछ में बढ़ी है, कुछ में कम हुई है। इसमें से क्या है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक नहीं बढ़ी है। देखो इसमें क्या कहा गया, उड़ीसा और बिहार में 47 और 43% केंद्र गरीबी अनुपात, साथ में 2 गरीब राज्य बने हुए हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि उड़ीसा और बिहार 47 और 43%, वहाँ पे इतनी गरीबी है कि जो सबसे गरीब राज्य बने हुए हैं। इनमें राज्यों में ग्रामीण शहरी दोनों ही तरह की गरीबी काफ़ी अधिक है। जम्मू कश्मीर पंजाब में सबसे अधिक गरीबी दर है, सबसे कम, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में क्या है 3.5 और 6% गरीबी दर है, मतलब कि वहाँ पे गरीब लोग सबसे कम है। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केवल पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी गरीबी के उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो गरीबी दर है। खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर ध्यान, उच्च कृषि विकास और भूमि सुधार के उपाय हेतु इनमें गिरावट, जो गरीबी में गिरावट के प्रमुख जिम्मेवार कारक हैं। The proportion of the poor is not the same in the every state. Though there has been a decline in poverty in every state from the early 70s, the success of rate reduction of poverty has varied the state to state. In 20 state union territories, the poverty ratio is less than the national average of 26. क्या कह रहे हैं कि स्टेट टू स्टेट ये अलग अलग है, कि किसी में जो गरीबी है वो जल्दी से कम हुई है, किसी में गरीबी अभी तक है, तो ये कहा गया है। देखो आगे क्या कहा गया, इन अदर द पॉवर्टी रेशियो आर हायर देन द नेशनल एवरेज। Among these, Odisha and Bihar continue to be the 2 poorest state. The poverty ratio is 47 and 43% respectively. तो उड़ीसा एंड बिहार में जो पॉवर्टी रेशियो है वो 47 एंड 43% है, जिसकी वजह से ये 2 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट हैं। बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी आर क्वाइट हाई इन दिस स्टेट। चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, दोनों ही जगह क्या है, पॉवर्टी दिखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब द लोएस्ट पॉवर्टी रेट 3.5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। जम्मू और कश्मीर में 3.5 और 6, मतलब सबसे कम गरीबी है वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, देखो क्या कहा गया है, ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल हैव ऑल्सो शो अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। Public distribution of the food, grains, focus of human resources development, high agriculture development and land reform measure are the some of the factors responsible for the decline poverty in the state. Poverty in these states. आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा एक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, याद करना आसान हो जाए। जो यहाँ पे डाटाज दिए गए हैं उनको थोड़ा फिगर आउट कीजिएगा आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ अ ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका इंग्लिश में एक बारी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ऐसे फॉरेस्ट जहाँ देखो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, बरसात ज़्यादा होगी, उसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल। भारत में उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन आमतौर पर 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या तापमान जहाँ पे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 7 हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। वे ज़्यादातर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये वन घने तथा बहुस्तरीय होते हैं। यह घने बहुस्तरीय वन जिसमें कई प्रकार के जीव वनस्पतियां शामिल है। ये वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा है ना, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है होता है। द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया इज यूजली फाउंड इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर इन रेनफॉल हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ द 50-30 डिग्री सेल्सियस। दे occupy 7% of the Earth's surface. They are found mostly near the equator. These forests are dense, multi-layered. These are the dense, multi-layered forests are comprise several kind of fauna and flora. These forests are found in the region having heavy rainfall. These forests are found on the western slope of the Western Ghat. नेक्स्ट देखिए, कंटीले वन तथा झाड़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट एंड बशेस। देखो थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कि जो रेगिस्तान में उगते हैं। तो देखो क्या 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीले जंगल झाड़ियां पाई जाती है। इन वनों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां बबूल, कैक्टस, यूफोर्बिया और ताड़ है। नमी प्राप्त करने के लिए पेड़ बिखरे हुए होते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी की गहराई तक जाती है। जल संरक्षण के लिए तने रसीले होते हैं। इनका तना हरा होता है। पत्तियां कांटों में होती है, इसीलिए तो कंटीले कहते हैं ना इनको। पत्तियां कांटों में होती है
और इनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत कम होती है। और इस तरह से आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जड़ें गहरी क्यों होती है, क्योंकि ऊपर तो पानी है नहीं, तो पानी लेने के लिए जड़ें ज़मीन में गहराई तक पहुँच जाती है। देखो, द थॉर्न फॉरेस्ट हैज कर्व्स आर द फाउंड इन द रीजन वेट द लेस देन 70% रेनफॉल। तो कौन सा होता है, डेजर्टिक एरिया, रेगिस्तान जहाँ होते हैं वहाँ पे मोस्टली थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पे पानी क्योंकि है ही कम बिल्कुल, तो प्लांट्स कैसे लगेंगे जब कम पानी में रह सके। लीव्स कैसे कन्वर्ट हो जाती है, लीफ कैसे थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेन प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द फॉरेस्ट आर अकेशिया, कैक्टस, यूफोर्बिया, पाम। Trees are scattered and have long root penetrating deep into the soil in water get moisture। पानी मॉइस्चर लेने के लिए जो सोयल है वो जो रूट है वो अंदर गहराई तक चली जाती है। द स्टैम्प आर succulent टू द कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के लिए जो स्टैम्प है वो कैसा हो जाता है, मतलब थोड़ा पानी से भर जाता है, succulent हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं उनको थोरेंस प्लांट कहते हैं। उस प्लांट का एग्जाम्पल लेके आप इस तरह के क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आपको मेन मीनिंग पता होना चाहिए। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। देखो, कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि औद्योगिक राज पूंजीवादी था। पूंजीपतियों के पास कारखानों में निवेश की गई पूंजी थी और पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाता था। जब तक यह लाभ निजी पूंजीपतियों द्वारा संचित किया जा रहा था तब तक श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता था। मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को उखाड़ फेंकना था। मार्क्स का कहना था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक मौलिक समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा जहां संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो। यह साम्यवादी समाज होगा। उन्हें विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ संघर्ष से मजदूरों की जीत होगी। साम्यवादी समाज भविष्य का स्वाभाविक समाज होगा। तो देखो, यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या कह रहे थे, पूंजीवादी थी उनकी थॉट। उन्हें कभी कुछ मजदूर तो काम ही करते रह जाते हैं, उनके पास में क्या है, पूंजी आई नहीं पाती। जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, जो गरीब है वो उसी लेवल पर रह जाता है। हालांकि काम कौन करता है, काम मजदूर करता है। तो उन्होंने कहा मजदूरों को इसके लिए एक जंग लड़नी होगी, पूंजीपतियों के साथ संघर्ष करना होगा और उसी के बाद वो क्या कर सकते हैं, एक समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां धन का बंटवारा जो है वो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कार्ल मार्क्स argued that the industry social was the capitalism owned by the capital invest in factory and the profit of capitalist was the produced by worker. The condition of worker could be not improved as long as the profit was accumulated to private capitalizations. Work had been the overthrown the capitalism and rule of the private property. Marx believed that the free of themselves from the capitalization exploitations, work had to construct a radically socialist society where all property was the social controlled. These would be communist socials. He was convinced that the work would tremble in the conflict with the capitalized. A communist society was the natural society of the future. तो देखो वही कहा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, रूस में स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम कैसे लागू हुआ। हाउ वाज द स्टालिन कलेक्टाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लांटेड इन रशिया। देखो क्या कहा गया, स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम। स्टालिन ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में खेती करने के लिए मजबूर किया। सामूहिक खेतों में स्वामित्व में बड़ी मात्रा में भूमि औजार स्थानांतरित किए गए। किसान भूमि पर काम करते थे और सामूहिक लाभ को साझा किया जाता था। इस कार्यक्रम में एक भाग के रूप में किसानों को सामूहिक खेतों पर एक साथ खेती करने के लिए मजबूर किया जाता, जिन्हें कोल खोज कहा जाता था। जिन किसानों को सामूहिकता कार्यक्रम में आदेशों का विरोध किया, पालन करने से इनकार कर दिया, उन्हें कड़ी सजा दी गई और इनमें से कई देश को निर्वासित कर दिया गया। देखो क्या कह रहे हैं कि स्टालिन ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई खेती तुम लोग करोगे, खेत है तुम्हारे, तुम लोग खेती करोगे, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होगा ना वो क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। मतलब एक साझा करना पड़ेगा उसका लाभ, सामूहिक जो लाभ होगा उसको। किसान भूमि पर काम करते थे और सामूहिक लाभ को साझा करते थे। और उन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम चलाया जिसे सामूहिकरण कहते हैं। सामूहिकरण में क्या किया, भाई काम तो तुम करो लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसे हम साझा करेंगे। तो इस बात का ऑब्जेक्शन था और जो इस बात को नहीं मानेगा उसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट। स्टैंडिंग कलेक्टिव प्रोग्राम स्टेट फोर्स ऑल द पीसेंट कल्टिवेट इन कलेक्टिव फॉर्म कोलहोज। The bulk of the land and the implanted were transferred to the ownership to the collective form. Peasant work on the land and kolkhoz profit was shared as a part of the program. Peasants were forced to cultivate together and collective form of the work called kolkhoz. The peasant and the farmer who resist and refuse the follow of the order to perform collectivization's program were punished severely and many of them was even deported and exiled from the country. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं
तुमको ये बात माननी पड़ेगी कि भाई तुम काम तुम करो, उसका प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये एक प्रोग्राम बनाया जिसे कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम कहा गया। और जो इसको नहीं मानेगा उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी या फिर क्या किया जाएगा, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये है सैंपल पेपर। थैंक यू गाइज।